हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पार्क where नॉलेज बिगिंस टू शाइन, ताकि आपकी लर्निंग हो आसान और सुपर इफेक्टिव। तो आज स्टडी स्पार्क आपके लिए लाया है जवार और सोरगम, ओके, जो कि हमारी क्रॉप साइंस पेपर फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट की सेकंड क्रॉप है। इससे पहले वीडियो में हमने पैडी के साथ डील किया है एंड आपको उसकी हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हर चीज़ बड़े अच्छे से समझाई है। आई होप आपको समझ आया होगा और आपने मेरे ही साथ सारी चीज़ें मेमोराइज़ कर ली होगी। ओके, आपने अगर वो वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाए उस वीडियो को देखें। उस वीडियो में काफ़ी सारी नई चीज़ें आपको मैंने एकदम डिटेल में समझाई है एंड बहुत सारे नए वर्ड्स की मीनिंग एकदम डिटेल में समझाए हैं। अगर आप जाकर वहाँ पर वो वीडियो देखते हैं तभी शायद आपको आज की ये वीडियो समझ में आएगी। तो जाएं और पहले वो वीडियो देखें। तो देखें, आज हम शुरू करते हैं जवार और सोरगम। ओके, ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है विच इज़ ऑफ 8 मार्क। ओके, ये क्रॉप 8 मार्क कैरी करती है। इस पर 8 मार्क का क्वेश्चन है 2024 में भी आ चुका है एंड और इस पर भी बहुत दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको जो चीज़ें मेमोराइज़ करने के लिए कहूँगी आपको वो याद करनी होगी और चीज़ों को मेमोराइज़ करना होगा, याद करना होगा और साथ अपनी लर्निंग को रोज़ अपग्रेड करते रहें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जवार और सोरगम, ओके, इसका लोकल नेम है जवार या फिर ग्रेट मिलेट भी कहते हैं इसे एंड लोकल नेम जवार भी होता है या ग्रेट मिलेट भी कहते हैं। आपके दोनों भी ये नेम है तो याद करने होंगे। उसके बाद आते हैं उसके बॉटनिकल नेम। तो बॉटनिकल नेम में देखिए तो देखते हैं बॉटनिकल नेम। तो बॉटनिकल नेम हमें जवार का बॉटनिकल नेम होता है सोरगम बाइकलर एल या फिर सोरगम वल्गरे बोलते हैं हम इसे। ओके, आपको दोनों भी नेम याद करने होंगे जवार के। एंड सो द जवार बिलोंग टू द फैमिली ग्रामिनी। तो हमारी जो जवार क्रॉप है बच्चों, ये हमारी फैमिली ग्रामिनी से बिलोंग करती है। ओके, एंड तो जवार क्रॉप बिलोंग टू द फैमिली ग्रामिनी। ओके, एंड उसके बाद देखते हैं ओरिजिन। तो हमारी जो जवार क्रॉप है बच्चों, इसका ओरिजिन जो है वो इंडिया एंड अफ्रीका का ओरिजिन होता है हमारी जवार क्रॉप का। ओके, इसका ओरिजिन होता है इंडिया एंड अफ्रीका का ओरिजिन है। एंड ओरिजिन की बात करें तो इसमें दो टाइप के हमारे पास जवार को हम सोरगम कहते हैं ना। तो दो सोरगम होते हैं, इंडियन सोरगम एंड ग्रीन सोरगम। तो इंडियन सोरगम इज़ कॉल्ड एज स्वीट सोरगम। ओके, आपको ये याद करना है। तो इंडियन सोरगम इज़ कॉल्ड एज अ स्वीट सोरगम व्हाइल द अफ्रीकन सोरगम इज़ कॉल्ड एज अ ग्रीन सोरगम। तो बच्चों, इंडियन सोरगम को कहा जाता है स्वीट सोरगम एंड अफ्रीकन सोरगम को कहा जाता है ग्रीन सोरगम। ओके, सो ग्रीन सोरगम इज़ ग्रोन इन अ खरीफ सीजन एंड स्वीट सोरगम इज़ ग्रोन इन अ रबी सीजन। तो हमारी जो ग्रीन सोरगम होती है बच्चों, उसे खरीफ सीजन में ग्रो किया जाता है, वाइल द स्वीट सोरगम जो होती है बच्चों वो रबी सीजन में ग्रो होती है। ओके, एंड अगर हम वैराइटीज़ की बात करें तो वैराइटीज़ अगेन इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसमें याद करना होगी कौन सी इसकी खरीफ वैराइटीज़ है, कौन सी इसकी रबी वैराइटीज़ है। एंड जो हाईलाइटेड वैराइटीज़ है वो स्पेशली आपको तो याद करनी है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। ओके, एंड अगर आप बस हाईलाइटेड वैराइटीज़ भी याद कर ले तो वो इनफ हो जाएगा। ओके, कोई 4 to 6 वैराइटीज़ आप इसमें से याद कर ले। तो खरीफ वैराइटीज़ आ जाती है आपकी सतपनी एंड CSH3, CSH4, CSH1 एंड CSH2। ओके, तो बस ये 4 to 6 वैराइटीज़ आप इसमें से याद कर ले। एंड यहाँ पर अदर लोकल वैराइटीज़ आर So other local varieties are कलवंडी, टमर, मोंडी एक्सेट्रा। ओके, एंड अब आ जाते हैं हम अपनी रबी वैराइटीज़ पे। तो रबी वैराइटीज़ में आते हैं स्वाति, मालडंडी, M35-1 एंड CSH7R, CSH8R, 12R एंड CSH13R। ओके, तो देखिए यहाँ पर कौन से है, यहाँ पर 3, 4, 1, 2 है और यहाँ पर देखिए 7, 8, 12, 13। ओके, 7 एंड 12, 13। कुछ ऐसा अपने ट्रिक बनाकर आप इसे याद कर सकते हैं। तो खरीफ वैराइटीज़ आपको याद करनी है कोई 4 to 6 एंड रबी वैराइटीज़ में कोई 4 to 6 याद करनी है और स्पेशली आपको हाईलाइटेड वैराइटीज़ स्पेशली याद करनी है, इन्हें स्किप ना करें। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर कोई क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो चलें आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट इज तो फॉडर वैराइटीज़। तो फॉडर वैराइटीज़ में आता है खरीफ फॉडर वैरायटी। तो खरीफ फॉडर वैराइटीज़ में आता है नीलवा एंड उतावली। दीज आर द खरीफ फॉडर वैराइटीज़ एंड इस पर होते फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ चुका है। ओके, नीलवा पर तो ये याद करें। तो खरीफ फॉडर वैराइटीज़ में आता है नीलवा एंड उतावली एंड आता है नेक्स्ट इज रबी फॉडर वैराइटीज़। तो रबी फॉडर वैराइटीज़ में आता है मालडंडी, टगरी एंड सतपनी। उसके बाद आता है समर फॉडर वैराइटीज़ जिसमें आते हैं हुंडी एंड कलनौंडी। ओके, ये आपको याद करने हैं। उसके बाद आता है हुड्डा वैरायटी। तो हुड्डा वैरायटी में आता है वानी। ये PYQ रह चुका है। ओके, इट इज़ इंपॉर्टेंट एंड ये PYQ रह चुका है। ओके, इसे स्किप ना करें। हुड्डा वैरायटी का एग्जाम्पल है आपका वानी, इट इज़ इंपॉर्टेंट। ओके,
एंड नेक्स्ट इज़ अ पॉप ग्रेन वैरायटी। तो पॉप ग्रेन वैरायटी में आता है कवाली। ओके, ये चीज़ें आपको याद करनी है, ये सारे फॉडर वैराइटीज़ आपको याद करने होंगे। उसके बाद देखते हैं इकोनॉमिक यूजेस ऑफ जवार। ओके, सो उसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर द इकोनॉमिक यूजेस ऑफ जवार। तो जवार इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेपल फूड यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रोटी और भाकरी। एज यू ऑल नो दैट कि जवार जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेपल फूड है रोटी और भाकरी बनाने के लिए यूज़ होता है। इट कंटेन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, विटामिन, शुगर एंड मिनरल्स होते हैं। इट प्रोवाइड अ ग्रीन ड्राई फॉडर टू द कैटल। ओके, तो ग्रीन और ड्राई फॉडर यानी कि जवार का हरा और सूखा चारा गाय, भैंस और अदर एनिमल्स को खिलाया जाता है। ओके, कैटल्स को खिलाया जाता है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं इट प्रोवाइड अ रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग द स्टार्च, ग्लूकोज, सिरप, लाया, पॉप ग्रेन एक्सेट्रा। ओके, सो ये क्या करता है बच्चों, जवार से स्टार्च, ग्लूकोज, सिरप, लाया, फुला हुआ जवार कहते हैं हम जिसे, और पॉप ग्रेन जैसी चीज़ें बनाई जाती है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ, दैट इज़ अ इमेजिन योर हेड आर बेक्ड एंड ईटन एज अ हर्डा। उसके बाद क्या गिवन है, दैट इज़ इमेजिन योर हेड जो रहते हैं अपने जवार की जो कच्ची बालियाँ होती हैं। ओके, तो जवार की कच्ची बालियों को भूनकर होरडा के रूप में खाया जाता है। ओके, बहुत से बच्चों ने ट्राई किया होगा या फिर कोई नहीं जानते होंगे। तो इसमें क्या होता है कि जवार की जो कच्ची बालियाँ होती है उसे भुना जाता है और हुरडा के तौर पर खाया जाता है। ओके, उसके बाद क्या देखें, तो ब्रोकन ग्रेन्स आर यूज एज अ पोल्ट्री फीड। ओके, तो ब्रोकन ग्रेन्स जो होते हैं यानी कि जवार के जो टूटे हुए दाने होते हैं वो मुर्गियों के चारे के रूप में मुर्गियों को दिया जाता है खिला खाने के लिए। ओके, चारे के रूप में मुर्गियों को दिया जाता है, पोल्ट्री फीड यानी कि मुर्गियों को दिया जाता है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं ये सब बस आप एक बार रीड कर लें। उसके बाद आता है एवरेज यील्ड। तो आपको एवरेज यील्ड तो याद करनी ज़रूरी है रेनफेड की एंड इरीगेटेड की। उसके बाद हम देखते हैं माइल्डंडी। तो माइल्डंडी इज अगेन इंपॉर्टेंट क्रॉप, इस पर PYQ भी रह चुका है, क्वेश्चन आता है एंड इस पर 2 मार्क का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछेगा। ओके, सो देखें, तो माइल्डंडी की अगर हम बात करें तो माइल्डंडी दिस इज इवॉल्व फ्रॉम ARS मोहोल फ्रॉम माइल्डंडी टाइप ग्रेन। तो ये आपको याद करना होगा, ये एक किस्म का ARS मोहोल में माइल्डंडी प्रकार के जवार की मतलब इवॉल्व फ्रॉम, तो माइल्डंडी टाइप जो है इट इज़ इवॉल्व फ्रॉम ARS मोहोल फ्रॉम द माइल्डंडी टाइप ग्रेन। ओके, एंड इट इज़ ग्रेन कम फॉडर वैरायटी। ओके, इट इज़ अ ग्रेन कम फॉडर वैरायटी यानी कि अनाज और एनिमल्स के लिए यानी कि जो कैटल्स होते हैं उनके लिए चारे दोनों का काम करता है। तो ये जो है बच्चों माइल्डंडी वो अनाज का भी काम करता है और चारे का भी काम करता है। इस वजह से कहा गया है कि इट इज़ अ ग्रेन कम फॉडर वैरायटी एंड सूटेबल फॉर रेनफेड एंड इरीगेटेड कंडीशन। रेनफेड और इरीगेटेड दोनों कंडीशन के लिए सूटेबल होता है। ओके, इसे वारा नहीं यानी कि बिना सिंचाई और सिंचाई दोनों कंडीशंस में है तो उगाया जा सकता है। तो रेनफेड एंड इरीगेटेड कंडीशन इट इज़ रिकमेंडेड फॉर रबी सीज़न। ये जो होता है बच्चों ये रबी सीज़न के लिए ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है कि रबी सीज़न में मोस्टली इसे ग्रो किया जाता है। इट मैचर्स इन 125 to 130 डेज एंड इसके ग्रीन्स जो होते हैं बच्चों वो बोल्ड होते हैं, वाइट होते हैं एंड पर्ली इन अपीयरेंस होते हैं। ओके, तो ग्रेन्स आर बोल्ड, वाइट एंड पर्ली इन अपीयरेंस होते हैं। ओके, बड़े सफ़ेद और मोती जैसे चमकदार होते हैं इसके दाने। माइल्डंडी M35 जो वैरायटी है इसके जो ग्रेन्स होते हैं बच्चों वो बड़े सफ़ेद और मोती जैसे चमकदार होते हैं। ओके, इट गिव्स यील्ड 12 to 15 क्विंटल्स पर हेक्टर इन द रेनफेड कंडीशन एंड 20 से 25 क्विंटल्स पर हेक्टर इन द इरीगेटेड कंडीशन। तो ये कौन सी देखें बच्चों, इसकी यील्ड की अगर हम बात करें तो रेनफेड कंडीशन में इसकी अलग यील्ड होती है एंड इरीगेटेड कंडीशंस में अलग यील्ड देता है। ओके, तो देखिए इसकी रेनफेड में यील्ड होती है 12 to 15 क्विंटल्स पर हेक्टर और इरीगेटेड कंडीशन में इसकी यील्ड होती है 20 से 25 क्विंटल्स पर हेक्टर की इसकी यील्ड होती है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं इकोलॉजी। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको कहा है जब भी वो इकोलॉजी के बारे में पूछे तो आपको उसका क्लाइमेट भी लिखना होगा। इकोलॉजी की बात करेगा तो आपको उसका क्लाइमेट भी लिखना होगा और उसके सॉइल के बारे में भी कुछ पॉइंट लिखना होंगे। ओके, तो क्लाइमेट की बात करें अगर हम तो जवार इज़ अ ट्रॉपिकल क्रॉप बट ग्रोन इन द वाइड रेंज। ओके, तो अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो एक ट्रॉपिकल क्रॉप मीन्स जवार जो वो गर्म इलाकों की फसल है। ट्रॉपिकल रीजन में जनरली क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, गर्म होते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं जनरली यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। तो जवार इज़ अ ट्रॉपिकल क्रॉप बट ग्रोन इन अ वाइड रेंज। ओके, इट रिक्वायर्स वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट। तो जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि जवार को ग्रो होने के लिए गर्म और सूखा मौसम चाहिए। ओके, इट इज़ अ ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप। ओके, एंड द
कम पानी में भी ज्वार उग सकती है। ओके, अगर ड्रॉट यानी कि हम किसे कहते हैं, जनरली पानी की किल्लत को हम ड्रॉट कहते हैं। अगर पानी कम भी होगा तभी अपनी जो क्रॉप है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। ड्रॉट रेजिस्टेंस है, इट ग्रोज बेस्ट इन द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज ऑफ 27 to 32 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो बच्चों इस पर 1 मार्क का आपको फिल इन द ब्लैंक आ सकता है, MCQ आ सकता है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज जो होती है ज्वार की वो 27 से 32 डिग्री सेल्सियस की होती है। आपको ये याद करना है। मैंने इससे पहले के वीडियो में भी आपको बताया कि टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली जो टेम्परेचर मैं आपको हाईलाइट कर दूँ, मैं जो कहूँ इंपॉर्टेंट है वो तो सच में इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना होगा। ओके, उसके बाद रेनफॉल याद कर लें, 800 to 1200 मिलीमीटर पर ईयर की होती है। इट कैन नॉट बी ग्रोन इन हैवी रेनफॉल एरिया। तो ज्वार जो होती है वो हैवी रेनफॉल एरिया में ग्रो नहीं करती। अगर पानी की किल्लत है, ड्रॉट है, तब वो सर्वाइव कर सकेंगी, लेकिन हैवी रेनफॉल एरिया में ज्वार जो है वो ग्रो नहीं करेंगी। ओके, तो देखते हैं अब सॉइल। हम सॉइल के बारे में देखते हैं। तो सॉइल जो है, सॉइल शुड बी वेल ड्रेन एंड फर्टाइल। इट ग्रोज बेस्ट इन मीडियम टू हैवी सॉइल। तो हमारी जो ज्वार होती है बच्चों, वो मीडियम टू हैवी सॉइल यानी कि मध्यम से भारी मिट्टी सबसे अच्छी होती है ज्वार की ग्रोथ के लिए। सॉइल्स लाइक सैंडी लोम, क्ले सॉइल, सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल हैविंग सम एक्सटेंट, वो भी है तो यूज़ किया जाता है। सैंडी मतलब कि रेतीली, दोमट और चिकनी मिट्टी में उग सकती है ज्वार। ओके, एंड इट कैन नॉट बी ग्रोन इन अ वाटर लॉक्ड सॉइल। ओके, तो ज्वार को ग्रो करने के लिए वाटर लॉक्ड कंडीशन नहीं चाहिए, मीन्स खेत में पानी जमा नहीं होना चाहिए। ओके, तो इट कैन नॉट बी ग्रोन वाटर लॉक्ड कंडीशन यानी कि ऐसी कंडीशन जहाँ मतलब खेत की मिट्टी में पानी जमा हुई कंडीशन, तो पानी जमा नहीं होना चाहिए। ओके, एंड द pH शुड बी 6.5 टू, तो pH ऑफ द सॉइल कितना होना चाहिए, 6.5 to 7.5। इससे पहले हमने पैडी भी देखा, तो पैडी में भी जो pH था वो 6.5 to 7.5 था। यहाँ पर भी pH 6.5 to 7.5 का ही है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं लैंड प्रिपरेशन। तो लैंड प्रिपरेशन हम किसे कहते हैं, खेत की तैयारी को, ज़मीन की तैयारी को कहते हैं ना। तो वही, तो ज्वार रिक्वायर्स अ फर्म एंड कॉम्पैक्ट सीड बेड। तो ज्वार को क्या चाहिए, एक फर्म एंड कॉम्पैक्ट सीड बेड चाहिए, यानी कि खेत की मिट्टी मजबूत और समतल होनी चाहिए। ओके, यानी कि कॉम्पैक्ट यानी कि इवन होनी चाहिए हर जगह। ओके, एंड लैंड इज प्रिपेयर्ड बाय वन डीप प्लगिंग विद आयरन प्लग, देन क्लॉड्स आर क्रश्ड एंड 2 to 3 क्रॉस वाइज हैरोइंग आर गिवन। तो एक बार गहरी जुताई करना पड़ेगा हमें, फिर 2 से 3 बार हैरो चलाना पड़ेगा। ओके, हैरो चलाएंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग बता दिए, तो पहले आप जाकर वो वीडियो देखें, तब आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। ओके, उसके बाद देखिए, लैंड इज़ क्लीन बाय रिमूविंग द स्टबल्स एंड वीड्स। ओके, तो खेत से ये खरपतवार यानी कि वीड्स जो कि अननेसेसरी, जो कि जिनकी ज़रूरत नहीं होती, ऐसे प्लांट जो अननेसेसरी प्लांट उग जाते हैं, उन्हें वीड कहते हैं हम। तो वीड को हमें रिमूव करना पड़ेगा, और फसल के बचे हुए यानी कि पिछली फसल के जो बचे हुए पार्ट्स होते हैं, स्टेम, तना, जो भी बचा हुआ है, स्टबल जो होते हैं यानी कि पिछली फसल के बचे हुए स्टेम, तना, पार्ट्स, उन्हें रिमूव करना पड़ेगा। मुझे स्टबल कहते हैं, उसे रिमूव करना पड़ेगा। ओके, स्टबल्स एंड वीड को रिमूव कर हम लैंड को क्लीन कर देंगे। उसके बाद देखिए सोइंग सीज़न। तो सोइंग सीज़न की अगर हम बात करें तो खरीफ सीज़न किसे कहते हैं, जनरली जून टू जुलाई का जो सीज़न होता है बच्चों, उसे खरीफ सीज़न बोलते हैं। एंड रबी सीज़न, सितंबर से अक्टूबर के सीज़न को हम रबी सीज़न बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज अ फॉडर ज्वार, मार्च अप्रैल के सीज़न को हम फॉडर ज्वार को हम कब पेरते हैं, तो मार्च अप्रैल के सीज़न में। तो मार्च और अप्रैल के बीच में हम फॉडर ज्वार को है तो पेरते हैं। अब हम देखते हैं सीड ट्रीटमेंट। ओके, यानी कि बीज उपचार। तो सीड ट्रीटमेंट 2 मार्क के लिए आ सकता है आपको, सीड ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। तो देखें, इसमें आता है सल्फर ट्रीटमेंट। ओके, तो पहला आता है सल्फर ट्रीटमेंट। तो ज्वार सीड्स आर ट्रीटेड विथ 300 mesh सल्फर, यानी कि 4 ग्राम kg ऑफ सीड। ओके, तो क्या कहा गया है यहाँ पर कि 4 ग्राम सल्फर प्रति 1 किलो बीज मिलाते हैं। ओके, इसका मतलब ये है कि 4 ग्राम सल्फर हर 1 किलो बीज में, तो 4 ग्राम सल्फर मिलाई जाती है। ओके, तो इससे क्या होता है कि स्मट डिसीज़ से बचाव होता है उसका। ओके, हमारी जो सीड है उसका जो स्मट वाली डिसीज़ होती है उससे उसका बचाव हो जाता है। इस वजह से हम सीड ट्रीटमेंट में सबसे पहले सल्फर ट्रीटमेंट करते हैं। तो ज्वार सीड्स आर ट्रीटेड विद 300 mesh सल्फर, यानी कि 4 ग्राम सल्फर हम
प्रति 1 kg सीड में 4 ग्राम सल्फर मिलाते हैं, जिससे हमारी जो सल्फर सीड है वो स्मट डिसीज से प्रिवेंट हो जाती है, प्रोटेक्टेड हो जाती है। ओके, एंड दिस सीड ट्रीटमेंट हेल्प्स टू अवॉइड द स्मट डिसीज ऑफ जवार। ये काम मैंने अभी। ओके, तो देखें अब नेक्स्ट है कार्बोफ्यूरैन ट्रीटमेंट। तो कार्बोफ्यूरैन ट्रीटमेंट में क्या कहा गया है कि जवार सीड्स आर ऑल्सो ट्रीटेड विद अ कार्बोफ्यूरैन 100 ग्राम प्रति 10 kg ऑफ सीड। ओके, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि 100 ग्राम कार्बोफ्यूरैन प्रति 10 किलो बीज में मिलाया जाता है। ओके, दिस ट्रीटमेंट हेल्प टू अवॉइड द अटैक ऑफ शूट फ्लाई। तो इस ट्रीटमेंट से क्या होता है कि शूट फ्लाई के अटैक से, शूट फ्लाई जो होता है उसके अटैक से हमारी सीड जो होती है बच्चों वो प्रिवेंट हो जाती है। ओके, तो देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट इज एजोटोबैक्टर ट्रीटमेंट। ओके, तो नेक्स्ट इज एजोटोबैक्टर ट्रीटमेंट। तो एजोटोबैक्टर ट्रीटमेंट में क्या कहा गया है, तो जवार सीड्स आर ट्रीटेड विद एजोटोबैक्टर बिफोर सोइंग। ओके, 250 ग्राम एजोटोबैक्टर हर 10 kg ऑफ सीड में मिलाया जाता है। ओके, टू हेल्प फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉइल। तो एजोटोबैक्टर जो होता है बच्चों वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है कि सीड को हेल्प मिलती है सॉइल। हाँ, तो इस ट्रीटमेंट की वजह से क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प मिलती है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं मेथड ऑफ सोइंग। तो मेथड ऑफ सोइंग में हमें देखना पड़ेगा अपने 4 मेथड, दैट इज़ अ ब्रॉडकास्टिंग, ड्रिलिंग, डिबलिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग। तो यहाँ पर 4 मेथड है जो कि हमें देखना पड़ेंगे। ओके, तो देखिए ब्रॉडकास्टिंग, ड्रिलिंग, डिबलिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग। ओके, तो जिसका मैंने आपको डिटेल में इससे पिछले वीडियो में बता दिया है। मैं आपको उसको याद करने की एक ट्रिक बताती हूँ। मेथड ऑफ सोइंग में एक ट्रिक याद कर ले आप। ओके, जो कि ट्रिक है BDDT। ओके, आप क्या बस याद कर ले, मेथड ऑफ सोइंग में आप याद कर ले BDDT। तो BDDT आप बस याद कर ले, दैट इज़ B फॉर आता है आपका ब्रॉडकास्टिंग, ड्रिलिंग, डिबलिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग। बस आप इतना याद कर ले तो आपके मेथड ऑफ सोइंग आपको आई होप चारों भी याद आ जाएंगे। ओके, उसके बाद हम देखते हैं ब्रॉडकास्टिंग। तो बस आप इसे एक बार ब्रॉडकास्टिंग को भी एक बार पढ़ ले, ड्रिलिंग को भी एक बार पढ़ ले। मैं आपको समझाती हूँ डिबलिंग और पुणे मेथड ऑफ जवार कल्टीवेशन। ये अगेन आपको 2 मार्क के लिए तो पूछ सकता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। तो देखें, इन दिस मेथड लैंड इज प्रिपेयर्ड बाय प्लगिंग, हैरोइंग एंड लेवलिंग। ओके, तो पुणे मेथड ऑफ जवार कल्टीवेशन हम देखते हैं। सो हियर लैंड इज प्रिपेयर्ड बाय प्लगिंग, हैरोइंग एंड लेवलिंग। ओके, तो पहले खेत की क्या इन दिस मेथड लैंड इज प्लगिंग, हैरोइंग एंड लेवलिंग। सो यहाँ पर क्या किया जाता है कि पहले खेत की जुताई की जाती है। ओके, हैरोइंग की जाती है और फिर उसे लेवल में किया जाता है। ओके, समतल यानी कि लेवल में लेवलिंग की जाती है, यानी कि सारी लेवलिंग की जाती है, सारी सॉइल को तो समतल किया जाता है। उसके बाद देखिए मार्किंग इज डन विद द हेल्प ऑफ मार्कर एट द स्पेसिंग ऑफ 45 into 45 सेंटीमीटर इन बोथ द डायरेक्शंस। तो देखें फिर क्या होता है कि खेत में 45 into 45 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान बनाए जाते हैं, जिससे हम क्या कह रहे हैं, मार्किंग कह रहे हैं ना। तो मार्किंग की जाती है, स्पेसिंग की जाती है, खेत में 45 into 45 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान बनाए जाते हैं। ओके, next is prepare a circles of 20 centimeter diameter. Okay, and 6 to 8 seeds are sown in each circle and cover with moist soil. Okay, तो देखिए फिर क्या किया जाता है, 20 सेंटीमीटर के सर्कल बनाए जाते हैं जिसमें 6 to 8 सीड है तो बोए जाते हैं। ओके, तो देखिए 20 सेंटीमीटर का गोल है तो गड्ढा बनाकर उसमें 6 से 8 बीज बोए जाते हैं और मिट्टी से ढक दिया जाता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि इसमें क्या किया जाता है, 20 सेंटीमीटर का गोल गड्ढा बनाकर उसमें 6 से 8 बीज, 6 to 8 बीज बोए जाते हैं और मिट्टी से ढक दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज फर्स्ट थिनिंग इज डन आफ्टर 15 days ऑफ सोइंग एंड ओनली 4 to 5 हेल्दी प्लांट्स आर केप्ट। ओके, तो देखो 15 दिन बाद कमज़ोर पौधे निकालकर 4 से खाली बस 4 से 5 अच्छे पौधे उसमें रखे जाते हैं। अब 15 दिन बाद क्या होता है, थिनिंग की जाती है। थिनिंग मैंने आपको कहा था छाटने को कहा जाता है। उससे क्या जाता है, सारे कमज़ोर पौधों को छाटा जाता है, कमज़ोर पौधे हटा दिए जाते हैं और सिर्फ 4 to 5 हेल्दी प्लांट्स वहाँ पर रख दिए जाते हैं, रहने दिया जाता है हेल्दी प्लांट्स को बस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज सेकेंड थिनिंग इज डन आफ्टर 21 days ऑफ सोइंग। ओके, एंड ओनली 2 to 3 हेल्दी सीडलिंग्स आर केप्ट।
ओके, तो सेकेंड थिनिंग की कब की जाती है? 21 डेज़ बाद सेकेंड थिनिंग की जाती है। ओके, तो 21 दिन बाद फिर से कमज़ोर पौधों को निकाल कर 2-3 अच्छे पौधे रखे जाते हैं। ओके, देखें फर्स्ट थिनिंग 15 दिन बाद की गई थी, जिसमें से कमज़ोर पौधों को हटाकर बस 4-5 हेल्दी पौधे अंदर रखे थे। ओके, सेकेंड थिनिंग कब की जाती है? 21 डेज़ बाद की जाती है। उसमें से वापस जो कमज़ोर पौधे थे उन्हें निकाल दिया जाता है और बस 2 to 3 हेल्दी सीडलिंग्स को वहाँ पर रहने दिया जाता है। ओके, तो दिस इज नोन एज अ पुणे मेथड ऑफ सोइंग। तो सारे मेथड को हम क्या कहते हैं? पुणे मेथड ऑफ सोइंग बोलते हैं। दिस मेथड गिव्स अ हायर यील्ड। सो इस मेथड से हमें क्या मिलता है? ज़्यादा उपज, यानी कि हायर यील्ड मिलती है हमें। ओके, एंड सीड रेट की अगर बात करें तो इसका सीड रेट होता है 5 kg पर हेक्टर का। इसका 5 kg पर हेक्टर का इसका सीड रेट होता है। ओके, जो आपको याद करना है। फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट इज अ ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग आप एक बार पढ़ लें तो देखें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सीड रेट। ओके, इनमें से कोई भी सीड रेट आपको 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। आपको याद करना होगा सारे के सारे। तो देखें यहाँ पर आता है ब्रॉडकास्टिंग 13 to 18 kg पर हेक्टर, एंड ड्रिलिंग का सीड रेट होता है 10 to 12 kg पर हेक्टर। डिबलिंग में आता है 5 kg पर हेक्टर। ट्रांसप्लांटिंग का होता है 10 to 12 kg पर हेक्टर। सीड रेट फॉर फॉडर जवार का होता है 50 to 60 kg पर हेक्टर। आपको ये सारे याद करना होंगे फिल इन द ब्लैंक्स में या टेबल में, कहीं पर भी 1 मार्क के लिए इसका क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो मैं एग्ज़ाम के लिए बस आपको एक बार शॉर्ट समरी इसकी दे देती हूँ जितना अब तक हमने पढ़ा है। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? ड्रिलिंग देखा। ड्रिलिंग में क्या कर रहे थे? सबसे सीड ड्रिल से हम बुआई कर रहे थे, गहराई पर बीज डाल रहे थे ड्रिलिंग में। एंड नेक्स्ट इज डिबलिंग। पुणे मेथड चल रहा था हमारा। डिबलिंग यानी कि पुणे मेथड ऑफ जवार कल्टिवेशन। ओके, हाँ, तो डिबलिंग है पुणे मेथड ऑफ जवार कल्टिवेशन। सो यहाँ पर क्या किया जा रहा था? तो देखो प्लगिंग, हैरोइंग, लेवलिंग हो रही थी। फिर बाद में क्या कर रही थी? 45 सेंटीमीटर की दूरी पर तो मार्किंग की जा रही थी। उसके बाद हमने 20 सेंटीमीटर का गड्ढा बनाया, तो उसमें तो 6 to 8 बीज डाले। ओके, पहले। अब देखें फर्स्ट थिनिंग कब की जा रही थी? 15 दिन बाद। तो फर्स्ट थिनिंग की जा रही थी, बस उसमें से 4 to 5 हेल्दी प्लांट को रखा जा रहा था। उसके बाद सेकेंड थिनिंग की जा रही थी 21 डेज़ के बाद, उसमें बस 2 to 3 हेल्दी सीडलिंग्स को वहाँ पर रहने दिया जा रहा था। उससे हमने क्या किया? पुणे मेथड ऑफ जवार कल्टिवेशन बोला। ओके, एंड उससे हमने हाई क्या हुआ? उसका फ़ायदा क्या हुआ? उससे हमें हायर यील्ड मिली एंड सीड रेट बेटा बस आपको याद करना है, जो कि 5 kg पर हेक्टर का सीड रेट था। ओके, है इम्पॉर्टेंट है, आपको याद करना होगा। तो मैं आपको याद करने की एक ट्रिक बोलती हूँ, पुणे मेथड ऑफ जवार कल्टिवेशन। ओके, तो देखिए क्या ट्रिक है, आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। ओके, तो याद रखने की ट्रिक बस ये है 45, 20, 6, 15, 21, 5। देखिए क्या ट्रिक है। तो ट्रिक देखें। ट्रिक इज दैट 45, 45, 20, 6, 15, 21 एंड 5। तो ये है सिंपल सी ट्रिक। बताती हूँ उसमें क्या ट्रिक है। तो देखें 45 यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया? 45 सेंटीमीटर दोनों डायरेक्शन से मार्किंग की 45 सेंटीमीटर पे। फिर 20 सेंटीमीटर डायमीटर वाला सर्कल बनाया। फिर 6 to 8, 6 मतलब कि 6 to 8 सीड्स हमने उसमें रहने दी ग्रो करने के लिए। ओके, एंड सोन किए ना, 6 to 8 सीड्स हमने उसमें सोन किए। उसके बाद 15 डेज़ बाद फर्स्ट थिनिंग की गई। उसके बाद 21 डेज़ बाद सेकेंड थिनिंग की गई। उसके बाद ये 5 जो है बच्चों आपका सीड रेट है। सीड रेट दैट इज़ 5 kg पर हेक्टर का आपका सीड रेट आया है। ईजी। अगर ईजी लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, नेक्स्ट हमने सीड रेट भी देख लिया इसका। एंड स्पेसिंग अगेन इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क के लिए स्पेसिंग पर क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद करनी होगी। तो ड्रिलिंग की स्पेसिंग कब की 45 into 15 सेंटीमीटर पर ड्रिलिंग में स्पेसिंग की जाती है। एंड डिबलिंग में 45 into 45 सेंटीमीटर पर, एंड फॉडर में 30 into 10 सेंटीमीटर पर स्पेसिंग की जाती है। नेक्स्ट इज द मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, नेक्स्ट इज अ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अगेन इंपॉर्टेंट है, इस पर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो देखें फॉर इरिगेटेड क्रॉप एड 8 to 12 टन्स FIM पर हेक्टर इज गिवन एट द टाइम ऑफ लैंड प्रिपरेशन। यानी कि लैंड सिंचाई वाली जवार के लिए इरिगेटेड क्रॉप यानी कि सिंचाई वाली जवार। मैंने आपको कहा था इरिगेटेड मतलब कि जिसको पानी आर्टिफिशियल मीन्स के थ्रू देना पड़ रहा है, नेचुरल वाटर के अलावा भी हमें वाटर देना पड़ रहा है, दैट इज़ अ इरिगेटेड क्रॉप। ओके, तो सिंचाई वाली जवार के लिए खेत तैयार करते समय
8 to 12 टन, ओके मैंने कहा 8 to 12 टन FIM पर हेक्टर कि गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टर आपको डालना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट इज फॉर रेन पे, तो इरीगेटेड क्रॉप के लिए हमने देख लिया क्या था 8 to 12 टन FIM पर हेक्टर है, तो लैंड प्रिपरेशन के टाइम पे यानी कि खेत की तैयारी करते वक्त डालना पड़ रहा था। नेक्स्ट इज अ रेन फेड क्रॉप, तो रेन फेड क्रॉप में क्या होता है, हमें 6 to 8 टन्स FIM पर हेक्टर इज गिवन एट द टाइम ऑफ लैंड प्रिपरेशन, ओके। तो फॉर द रेन फेड क्रॉप यानी कि बिना सिंचाई इन्हें इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ओके। तो रेन फेड क्रॉप बिना सिंचाई वाली क्रॉप होती है, तो बिना सिंचाई वाली फसल में 6 to 8 टन FIM पर हेक्टर डालना पड़ता है हमें। एंड फॉर खरीफ फर्टिलाइज़र डोसेज 75 to 62 NPK kg पर हेक्टर और 75 NPK kg पर हेक्टर, ओके। यानी खरीफ जवार के लिए ये मैन्योर का इतनी डालना पड़ेंगे आपको, ओके या फिर इतनी भी आप डाल सकते हैं, आपको ये याद करना होगा। एंड नेक्स्ट इज़ फॉर रबी फर्टिलाइज़र, तो रबी फर्टिलाइज़र के लिए डोज गिवन है आपको, तो डोज इस हिसाब से आपको रबी फर्टिलाइज़र का हिसाब से डोज डालना पड़ेगा, और या फिर आप ये भी डाल सकते हैं कितना kg पर हेक्टर, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट फॉर इरीगेटेड कंडीशन हाफ डोज ऑफ nitrogen and total dose of phosphorus and potassium, the NPK stands for nitrogen, phosphorus and potassium, okay। तो for irrigated condition half dose of nitrogen and total dose of phosphorus and potassium is given at the time of sowing, okay। तो देखिए इसमें गिवन है कि नाइट्रोजन कब दें, वेल रिमेनिंग हाफ डोज ऑफ नाइट्रोजन इज गिवन आफ्टर 1 month ऑफ सोइंग, ओके। तो इसमें क्या देखो इसमें ये पॉइंट में कहा गया है कि नाइट्रोजन कब दें, तो बुआई के समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फॉस्फोरस और पोटेशियम की पूरी मात्रा हमें देनी होगी, ओके। तो सोइंग के टाइम यानी कि बुआई के समय हमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फॉस्फोरस और पोटेशियम की पूरी मात्रा देनी होगी, और बची हुई आधी नाइट्रोजन 1 महीने बाद हमें देनी होगी। और जो पहले हमने क्या किया बच्चों, तो बुआई के समय हमने क्या की, आधी मात्रा दी नाइट्रोजन की और फॉस्फोरस और पोटेशियम की पूरी मात्रा दे दी, ओके। एंड अब जो बची हुई आधी मात्रा है नाइट्रोजन की वो हमें 1 महीने बाद देनी होगी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं अब इरिगेशन, ओके। तो इरिगेशन अगेन इंपॉर्टेंट है, इस पर भी 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ओके। तो जवार इज अ ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप जनरली नॉट रिक्वायर्ड इरिगेशन द खरीफ सीजन, तो जवार जो है वो सूखा सहने वाली फसल होती है, इसलिए उसे खरीफ में अक्सर सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती, ओके। इन द रबी सीजन इरिगेशन इज गिवन एट द इंटरवल ऑफ 20 to 25 days एंड इन समर इट इज़ गिवन एट द इंटरवल ऑफ 10 to 12 days, ओके। तो नेक्स्ट क्या कहा गया है कि रबी में 20 से 25 दिन के अंतर से सिंचाई करें यानी कि इरिगेट करें हमारी क्रॉप को, और गर्मियों में 10 to 12 डेज़ के अंतर से, ओके। तो देखिए इन द समर सीजन एट द इंटरवल ऑफ 10 to 12 डेज़, यानी कि गर्मियों में 10 to 12 डेज़ के इंटरवल पर हमें उसे सिंचाई करनी होगी, इरिगेट करना होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज दैट इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ इरिगेशन आर ग्रैंड ग्रोथ स्टेज, boot stage, flowering stage and grain filling stage. Irrigation is given by wild flooding method of jawar, ओके। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे इंपॉर्टेंट इरिगेशन स्टेजेस आपको गिवन है, ओके। तो फर्स्ट स्टेज है बच्चों ग्रैंड ग्रोथ स्टेज, तो फर्स्ट स्टेज है ग्रैंड ग्रोथ स्टेज यानी कि तेज़ बढ़ने की स्टेज, वैसे स्टेज में क्या होती है तेज़ी से इसकी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट इज़ अ बूट स्टेज, ओके। नेक्स्ट स्टेज इज़ अ बूट स्टेज होती है, उसके अंदर क्या होता है कि बाल निकलने से पहले की स्टेज होती है, तो बूट स्टेज क्या होती है बच्चों, ये बाल निकलने से पहले की स्टेज होती है। उसके बाद थर्ड स्टेज आ जाती है आपकी फ्लावरिंग स्टेज, तो यहाँ पे फूल आने की स्टेज होती है ये फ्लावरिंग स्टेज। एंड नेक्स्ट इज़ अ फोर्थ स्टेज दैट इज़ अ ग्रेन फिलिंग स्टेज, ओके। तो ग्रेन फिलिंग स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पर दाना भरने लगते हैं, तो ये दाना भरने की स्टेज होती है, ओके। तो इन 4 स्टेज में सिंचाई करने से अच्छी हमें फसल मिलती है यानी कि अच्छी हमें यील्ड मिलती है, ओके। चलिए फिर हम आगे देखते हैं, तो अगेन ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते, एंड एक बार समझ ले। और कुछ चीज़ें हैं जैसा कि सीड रेट एंड इंटरवल्स टू एंड स्टेजेस, इसे याद कर लें, ओके। तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ अ पेस्ट ऑफ जवार, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं पेस्ट ऑफ जवार, तो जवार के पेस्ट हमें गिवन है अफीड्स, स्टेम बोरर, शूट फ्लाई और स्टेम फ्लाई, मेज फ्लाई, आर्मी वॉर्म, ये ज़्यादा पेस्ट ऑफ जवार, ओके।
तो दीज आर द पेस्ट ऑफ जवार, और जो कि आपको याद करने होंगे। इस पर 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, तब आपको कोई 4 to 5 पेस्ट लिखने होंगे। ओके, तो इस पर भी 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपको, तो आपको कोई 4 to 5 पेस्ट के नाम लिखने होंगे बस। ओके, उसके बाद बस इनके बस ये सब आप एक बार पढ़ लें, एक बार रीड कर लें, समझ लें। तो मैं आपको बता, नेक्स्ट इज द डिसीजेस ऑफ जवार। तो डिसीजेस ऑफ जवार में टोटल यहाँ पर 5 डिसीजेस गिवन है जवार के। ओके, तो फर्स्ट इज अ ग्रेन स्मट, सेकंड इज अ लूज स्मट, ओके, एंड थर्ड इज अ डाउनी मिल्यू, एंड उसके बाद है रस्ट एंड स्ट्रीगा एंड तलब। दीज आर द डिसीजेस ऑफ जवार जो कि गिवन है। ओके, तो आपको ये सारे याद करने होंगे, ग्रीन स्मर्ट, लूज स्मर्ट, डाउनी मिल्यू, रस्ट, स्ट्रीगा मीन्स तलब। ओके, एंड ये सभी सिम्टम्स और इनके करेक्टिव मेजर्स आप एक बार पढ़ लें एंड रीड कर लें, अच्छे से समझ लें। ओके, तो यहाँ पर देखिए पैरासाइट ऑफ जवार, स्ट्रीगा। मैं आपको इसके सिम्टम्स और इसके क्यूरेटिव करेक्टिव मेजर्स बताती हूँ। ओके, इस पर क्वेश्चन आ चुका है एक दफ़ा और 2 मार्क के लिए पूछ भी सकता है। ओके, तो आपको यहाँ पर उसके सिम्टम्स लिखना होंगे, एंड सिम्टम्स 1 मार्क के लिए पूछ सकता है, और अगर 2 मार्क के लिए अगर ये क्वेश्चन आए तो 1 मार्क के आपको उसके सिम्टम्स लिखना पड़ेंगे, और अदर 1 मार्क के लिए आपको उसका करेक्टिव मेजर लिखना पड़ेगा। ओके, तो देखिए सिम्टम्स क्या है इसके। तो दिस इज़ अ रूट पैरासाइट ऑफ जवार। तो स्ट्रीगा तलब जो है बच्चों, इट इज़ अ रूट पैरासाइट ऑफ जवार। ओके, देखें, तो पैरासाइट ऑफ जवार यानी कि स्ट्रीगा तलब, इसके सिम्टम्स एंड करेक्टिव मेजर। ओके, तो सिम्टम्स, तो जैसे रूट पैरासाइट ऑफ जवार यानी कि ये जो स्ट्रीगा जो है बच्चों, ये जवार की जड़ों पर लगने वाला एक पैरासाइट है। तो जैसा कि आपको पता होगा पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट वो होता है जो कि जो होस्ट पर रहता है उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करता है, उसे मैक्सिमम हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है। ओके, तो ये एक रूट पैरासाइट है, उसके रूट को डैमेज करने की कोशिश करेगा। ओके, एंड दिस पेनिट्रेटिंग ऑर्गन इज नोन एज अ हॉस्टोरिया। इसका जो पेनिट्रेटिंग ऑर्गन, इसके पास हॉस्टोरिया नाम का एक ऑर्गन होता है जिससे ये जड़ में घुस जाता है। पेनिट्रेट करता है मतलब कि जड़ में घुस जाता है। ओके, एंड मेक अ कनेक्शन इनटू रूट एंड गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द प्लांट। और ये क्या करता है बच्चों, ये जवार के पौधे से पानी और उसके जो वाटर न्यूट्रिएंट, ये जो पैरासाइट है, तो ऑब्वियसली बात है पैरासाइट होस्ट को अफेक्ट करता है ना उस, और पैरासाइट जो होता है वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जवार जो है वो तो होस्ट है उसका। ओके, तो पैरासाइट उसे अफेक्ट करेगा, उसके न्यूट्रिएंट मिनरल हर चीज़ से तो उससे फूड लेने की कोशिश करेगा, न्यूट्रिएंट लेने की कोशिश करेगा। तो देखिए यहाँ पर यही कहा गया है कि मेक अ कनेक्शन इन द रूट एंड गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द प्लांट। ओके, तो ये जवार के पौधे से पानी और उसका पोषक यानी कि न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व यानी कि मिनरल्स, कैल्शियम जैसे वो चूस लेता है। ओके, अफेक्टेड प्लांट बिकम वीक एंड रिड्यूस द यील्ड। तो ऑब्वियसली बात है कि पैरासाइट की वजह से जो अफेक्टेड प्लांट रहने वाले वो तो वीक हो जाने वाले हैं, उनकी यील्ड भी है तो रिड्यूस हो जाने वाले, यील्ड भी हमें कम मिलेंगे फिर तो। द अटैक ऑफ स्ट्रीगा इज़ मोर सीवियर इन द लाइट सॉइल। तो स्ट्रीगा को जो अटैक होता है वो हल्की यानी कि जो रेतीली मिट्टी, लाइट सॉइल का मतलब है हल्की रेतीली मिट्टी में इसका जो अटैक होता है वो ज़्यादा होता है। क्योंकि द अटैक ऑफ स्ट्रीगा, स्ट्रीगा अपना एक पैरासाइट, इसका अटैक जो होता है वो हल्की रेतीली मिट्टी में ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, ज़्यादा अफेक्ट करता है। अब हम इसके देखते हैं कंट्रोल मेजर्स। ओके, कंट्रोल मेजर्स क्या होते हैं इसके, कैसे हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने प्लांट को। ओके, स्ट्रीगा से किस तरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल मेजर्स क्या होते हैं। स्प्रे वीडिसाइड लाइक द MCPA और 2,4-D 1 kg इन 500 लीटर ऑफ वाटर। ओके, तो आपको MCPA या 2,4-D वीडिसाइड जो है, वीडिसाइड जो होती है वो उससे तो हमारे जो वीडिसाइड जो होते हैं जनरली वो पैरासाइट को या फिर अनवांटेड वीड्स को किल करने का काम करती है। तो हमें MCPA या 2,4-D खरपतवार नाशी 1 किलोग्राम के 500 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट स्प्रेइंग शुड बी डन बिफोर फ्लावरिंग ऑफ स्ट्रीगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर स्प्रेइंग जो हम करते हैं वो स्ट्रीगा में फ्लावरिंग यानी कि फूल आने से पहले करना चाहिए, तो फूल आने से पहले करना होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड यील्ड। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड यील्ड। तो जवार क्रॉप इज हार्वेस्टेड आफ्टर 110 to 115 डेज ऑफ सोइंग। ओके, तो जवार क्रॉप को कब हार्वेस्ट किया जाता है, इससे 110 to 115 डेज ऑफ सोइंग के बाद हार्वेस्ट किया जाता है। ओके, हार्वेस्टिंग इज डन व्हेन लीव्स बिकम येलो, ड्राई एंड ग्रेन्स आर फुली ripened. ओके, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड यील्ड। ओके,
सो जवार क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड आफ्टर 110 to 115 डेज ऑफ सोइंग, यानी कि जवार की फसल को बोने के 110 से 115 दिन बाद काटा जाता है, यानी कि हार्वेस्ट किया जाता है। तो हार्वेस्टिंग इज़ डन व्हेन द लीव्स बिकम येलो, ड्राई एंड ग्रेन्स आर फुली ripened एंड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द ग्रेन इज़ बिलो 40%। ओके, यानी कि फसल की कटाई तब की जाती है जब पत्ते पीले और सूखे हो जाए, लीव्स बिकम येलो एंड ड्राई, यानी कि पत्ते पीले और सूखे हो जाए, एंड दाने पूरी तरह पक जाए, ग्रेन्स आर फुली ripened, यानी कि दाने उसके पूरी तरह से पक जाए, एंड दानों में नमी 40% से कम हो। ओके, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द ग्रेन इज़ बिलो 40%, यानी कि दानों में जो मॉइस्चर होना चाहिए, जो नमी होनी चाहिए, 40% से कम होनी चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट हार्वेस्टिंग इज़ डन बाय कटिंग और पुलिंग द प्लांट। ओके, तो हार्वेस्टिंग कब की जाती है? ओके, तो फसल की कटाई पौधों को काट कर या उखाड़ कर की जाती है। ओके, तो हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है? तो पौधों को काट कर या फिर उखाड़ कर की जाती है। ओके, तो प्लांट्स आर देन टाइड इनटू बंडल एंड ड्राइड इन सनशाइन फॉर 4 to 5 days। ओके, तो पौधों को गट्ठर यानी कि बंडल बनाकर 4 से 5 दिन धूप में सुखाया जाता है। ओके, रिमूव और सेपरेट योर हेड्स एंड स्प्रेड ऑन द थ्रेशिंग यार्ड। ओके, तो फिर क्या किया जाता है कि बालियों को जहाँ दाने होते हैं, बालियों में तो दाने होते हैं ना, तो बालियाँ जहाँ दाने होते हैं उसको अलग करके खलियान में फैला दिया जाता है। ओके, रिमूव और सेपरेट द earheads and spread on the threshing yard। ओके, तो threshing is done by trampling the earheads under the foot of bullock or by rotating the empty bullock cart by using a threshing machine। ओके, तो इसमें क्या क्या कहा गया है कि जो दाने होते हैं, तो दानों को अलग करने के लिए बैलों से रौंदा जाता है या थ्रेशिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज विनोइंग। तो विनोइंग इज़ डन टू सेपरेट द ग्रेन्स एंड स्ट्रॉ। ओके, सो विनोइंग मतलब कि ओसाई या फिर हम विनोइंग ओके करके दानों को भूसे से अलग किया जाता है। ओके, तो ओसाई या फिर विनोइंग करके हम उसे क्या करते हैं, दानों को है तो भूसे से अलग किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एवरेज यील्ड। तो एवरेज यील्ड की अगर हम बात करें तो रेनफेड या लोकल, तो ये खरीफ सीजन में आती है। ओके, तो रेनफेड लोकल खरीफ का जो एवरेज यील्ड होती है बच्चों, वो 4 to 5 क्विंटल्स पर हेक्टर की होती है। ये आपको याद करना होगा, इस पर क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क का, या फिल इन द ब्लैंक से भी आ सकता है क्वेश्चन। एंड रेनफेड इम्प्रूव्ड खरीफ वैराइटीज़ की एवरेज यील्ड होती है 10 to 12 क्विंटल्स पर हेक्टर। आपको ये भी याद करना होगा, लेकिन ये दो तो आपको कंपलसरी याद करना होगा बिकॉज पर क्वेश्चन आ चुका है। ओके, सो यहाँ पर हमारा जवार क्रॉप भी हमारी फिनिश होती है। आई होप आपको हर चीज़ इसकी समझ में आई होंगी, एंड आई होप मैक्सिमम पोर्शन आपको मेरे साथ ही कि इसका मैक्सिमम पोर्शन मेरे साथ ही आपके दिमाग में फ़िट हो गया होगा। ओके, सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और नेक्स्ट क्रॉप देखेंगे जो कि बाजरा है। एंड जल्दी से जल्दी आपके क्रॉप साइंस सब्जेक्ट को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।